हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू द लाइव सेशन। ऑलराइट, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का सेशन है हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम अभी तक पढ़ रहे थे ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म ने हमने देखा था कि भाई आपकी कैसे ग्रेविटी को सेंस करके आपकी जो रूट है, जहाँ पे आपका रूट कैप होता है, वो कैसे उसको सेंस करता है और कैसे रिस्पॉन्स करता है। और उसको पढ़ाते हुए मैंने बताया था पिन प्रोटीन्स के बारे में, और इसके आगे हम आगे चलने वाले थे। तो आज हम मैं कंटिन्यू करता हूँ यहीं से। हालांकि मैंने करवाया था ये, यहीं से कंटिन्यू करता हूँ अगेन। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही है। ठीक है, शुरू करता हूँ आज का सेशन। अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। ओके। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखिए, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। पिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन होते कैसे हैं? दीज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये। जो पिन नाम रखा गया है, वो रखा गया है पिन के जैसी अपीरियंस से। ठीक है। तो अराबिडोप्सिस थैलियाना के अंदर अगर पिन प्रोटीन का जो जीन है उसको अगर आप डिलीट कर दो तो उसकी अपीयरेंस पिन जैसी हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए कह देते हैं द पिन प्रोटीन। ऑलराइट। पिन प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एसिमेट्रिकली, ठीक है, अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसल साइड पे ज्यादा मिलते हैं ये। ठीक है। तो एसिमेट्रिक किसी एक ही जगह मिलेंगे। तो जैसे बताया, दे आर हाईली कंसंट्रेटेड ऑन वन साइड, दैट इज द बेसल साइड। और वी कैन कॉल इट एज अ पोलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोलरली होते हैं ये, एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह मिलेंगे। अब तक काफी सारे पिन प्रोटीन के बारे में पता चल गया है। उनमें से कुछ हैं पिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पिन प्रोटीन जैसे मैंने बताया, देज आर द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन में इनका जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन होता है वो होता है 10 पास से लेके 12 पास। तो 10 से लेके 12 पास कंडीशन मिलती है, जिसमें जो आपका पांचवा ट्रांस मेम्ब्रेन एरिया होता है और जो छठा ट्रांस मेम्ब्रेन एरिया होता है, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही लॉन्ग लूप होता है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक लूप। और ऐसा माना जाता है ये लूप ही आपका ट्रांसफर करवाता है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है। सेल में दिस इज द एपिकल एंड अपर पार्ट, दिस इज द बेसल एंड लोअर पार्ट। तो आपका पोलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पिन प्रोटीन का, और ये मिलेगा बेसल पार्ट पे ज्यादातर। इसी की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल होगा। कल मैंने बताया था अबाउट द रिपोर्टर जीन, ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन। तो उसका इमेज है यहाँ पर ये। ठीक है। तो ये ग्रीन एरिया है, हमने पिन प्रोटीन को फ्यूज कर दिया था रिपोर्टर जीन से और एक्सप्रेस करवा दिया था, और ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है। देन वी हैव टॉक्ड कि जो पिन प्रोटीन है अलग अलग तरह के हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रोमिनेंट हैं, जैसे कि पिन 1, पिन 2 और पिन 3। पिन 1 का काम है टॉप से बॉटम पे लेके आना ऑक्सीजन को। पिन 2 का काम है बॉटम से ऊपर लेके जाना। और पिन 3 का काम है जो रूट है उसके अंदर, जो आपका रूट कैप का एरिया है कॉल्यूमेला, वहां पे अलग अलग डायरेक्शन में भेजना। ऑलराइट, यू कैन सी हियर, दिस इज द पिन 1, ऊपर से नीचे। दिस इज द पिन 2, नीचे से ऊपर। और ये है पिन 3, एवरी डायरेक्शन, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, इस तरह से। दिस इज द इमेज ऑफ रिपोर्टर जीन। अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर के रिपोर्टर जीन यूज किए गए हैं अलग अलग लोकलाइजेशन करने के लिए। तो यू कैन सी द ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया मिडल में है, तो ये बताता है अबाउट द पिन 1। रेड एरिया अबाउट द पिन 2। और दिस इज द ब्लू एरिया, दिस इज द पिन 3। ओके। ये एक और इमेज है जो आपकी टेज और जीजर में दी है समझाने के लिए। ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, वर्टिकल ओरिएंटेशन में देखा गया। तो आपका पिन प्रोटीन्स, ठीक है, इस तरह से एक्यूमुलेटेड है। हॉरिजॉन्टल जब आपने रखा तो हॉरिजॉन्टल में वो एक साइड आके जमा हो गए। ऑलराइट। तो बस ये दिखाने के लिए था आपको, ताकि आपको थोड़ा और पता चल पाए।
इस इमेज में मैं आपसे बात कर चुका था कल भी, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है। वर्टिकल ओरिएंटेशन में जो आपका सेल है स्टेटोसाइट या स्टेटोसिस्ट, उसके अंदर आपका स्टेटोलिथ, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर जो अमाइलोप्लास्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ऑक्सीजन जो है बराबर मात्रा में इधर उधर जा रहा है। लेकिन अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल कर दो, तो हॉरिजॉन्टल होने से आपके जो अमाइलोप्लास्ट हैं वो एक जगह आ जाएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से अगर ये एक जगह आ जाएंगे तो यहाँ पे पिन प्रोटीन्स की ओरिएंटेशन हो जाएगी, और एज कंपेयर टू द अदर साइड ऑक्सीजन ज़्यादा यहाँ पे निकलेगा और रूट को इनहिबिट कर देगा, और इसके अपोजिट साइड में रूट की ग्रोथ होगी, और एज अ रिजल्ट रूट आपकी बेंड कर जाएगी। ये आपका इमेज था टेज और जीजर से, समझाने के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं एक बार और आप। यू कैन सी दिस इज द, ठीक है, रूट कैप एरिया। रूट कैप एरिया के अंदर यू कैन सी ये रहे आपके स्टेटोलिथ, अमाइलोप्लास्ट, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं। इक्वल प्रेशर लगाने से ऑक्सीजन आपका एकदम बराबर मात्रा से ऊपर जा रहा है, तो ना तो वो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा असर डाल रहा। बट आपने इसे हॉरिजॉन्टल किया, हॉरिजॉन्टल करने से आपके जो स्टेटोलिथ थे, अमाइलोप्लास्ट थे, वो नीचे आ गए, तो इनका प्रेशर नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ प्रेशर आने से पिन प्रोटीन जो थे वो भी आपके नीचे की तरफ ओरिएंट हो गए, और ऑक्सीजन का हाई ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पे बिल्ड हो गया लोअर साइड पे, और यहाँ बिल्ड होने से रूट की ग्रोथ इनहिबिट हो गई यहाँ एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे रूट की ग्रोथ ज़्यादा हुई, ज़्यादा होने से डिवीजन हुआ यहाँ, और एज अ रिजल्ट ये बेंड कर गई नीचे को, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटी का लेना देना था यहाँ पर। आई होप समझ में आया होगा सभी लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अगली तरह की मूवमेंट की, जिसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट भी एक ऐसी मूवमेंट है जो एनवायरनमेंट से होती है। जैसे आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट थी, ट्रॉपिक मूवमेंट एनवायरनमेंट से हो रही थी, लाइट आ गई, ग्रेविटी आ गई। नेस्टिक मूवमेंट भी आपकी एनवायरनमेंट से होती है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर जब आपका स्टिमुलस आता था, फॉर एग्जांपल लाइट आती थी, तो लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ होती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन की तरफ ग्रोथ हो, अदरवाइज यहाँ पे भी एनवायरनमेंट का असर पड़ता है, ठीक है। तो यही बात मैंने बताई, दे आर द प्लांट मूवमेंट दैट अकर इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, एनवायरनमेंट से होते हैं। बट जो आपकी डायरेक्शन होती है रिस्पॉन्स की, वो स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। हो सकता है उसकी तरफ हो सकता है उसकी तरफ ना हो। ईआर पे ही क्यों बाइंड करता है? देखिए ईआर पे ही उसको वहां पे नेचर ने बनाया है, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे कई तरह के रीजन हो सकते हैं, बट नेचुरली ईआर पर ही वो आपका रेस्ट करता है, बाइंड नहीं करता, रेस्ट करता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके प्रोटीन्स की ओरिएंटेशन बदलती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका ईआर है वो आपका प्रोटीन को सॉर्ट करता है। आप पैकेजिंग होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो पिन प्रोटीन जब सिंथेसाइज होते होंगे तो वो ईआर के थ्रू भी बाहर आते होंगे बन के, और एज अ रिजल्ट मेम्ब्रेन पे जाते होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ईआर पे ही वो क्यों बाइंड करता है, क्योंकि ईआर का लेना देना है प्रोटीन सॉर्टिंग से। अंदर सिंथेसिस होती है और पैकेज होकर बाहर निकल के आता है प्रोटीन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए नेस्टिक मूवमेंट जो है आपका अलग अलग तरह के होते हैं। वन इज द निक्टीनेस्टी, दूसरा इज द फोटोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी एंड सिस्मोनेस्टी। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निक्टीनेस्टी की। दे आर कॉल्ड एज द स्लीप मूवमेंट्स, ठीक है, इन्हें स्लीप मूवमेंट कहा जाता है। और ये होती हैं बाय द चेंज इन द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर में बदलाव आने से ये होती हैं। तो मैंने आपको बताया था टर्गर प्रेशर के बारे में भी। जैसे ये सेल है, इसके अंदर मैं वाटर को एंटर कराऊं, तो वाटर को एंटर में कराऊंगा, ये सेल एक्सपैंड करेगा, अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा वाटर सेल वॉल पे, और एज अ रिजल्ट एक्सपैंड होने लगेगा। ये इसे बोलेंगे टर्गर प्रेशर, ठीक है।
तो नेस्टिक मूवमेंट आपकी टर्गर प्रेशर से होती है या टर्जिडिटी से होती है। कहाँ पर होती है? देखिए एक ऑर्गन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, टिश्यू होता है लीफ में, जिसे कहते हैं पल्विनस। अभी दिखाऊंगा मैं आपको फिगर। पल्विनस में कुछ खास तरह के सेल्स लगे होते हैं जिन्हें कहा जाता है मोटर सेल्स। तो इन मोटर सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर बदलता है और इसके बदलने से ये मूवमेंट आती है, ठीक है। और पल्विनस क्या है वो अभी दिखाते हैं आपको। ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो मिलता है एट द बेस ऑफ द लीफ। लीफ का जो बेस होता है वहां होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लीफ है, ये इसका लीफ का ब्लेड है, लैमिना या ब्लेड, ठीक है। इसका ये स्टॉक है और नीचे अगर आप आके देखोगे ध्यान से, यहाँ पे यू कैन सी ये एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है, कुछ फूला फूला सा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज द पल्विनस, ठीक है। तो ये पल्विनस के अंदर कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं जिनके अंदर टर्गर प्रेशर बदलता है और बदलने से आपका या तो लीफ ओपन होती है या क्लोज होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है। तो दिखाते हैं अभी आपको। ये देखिए यह एक प्लांट है, ठीक है। उसके अंदर यू कैन सी अभी ये ओपन है, ठीक है, ये लीफ ओपन है पूरी। और इस पर्सन ने पेंसिल को थोड़ा सा पास लाया टिप को और टच किया। टच करने से ये एकदम क्लोज हो गई, ठीक है। तो टच होने से इसके अंदर कुछ चेंजेस आए टर्गर प्रेशर में, सिग्नल जनरेट हुआ और ये क्लोज हो गई, ठीक है। ओके, तो अभी समझाएंगे काम कैसे होता है। अभी तो फिगर दिखाई हमने आपको। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो काफी सेंसिटिव होते हैं ब्लू लाइट से। ब्लू लाइट से भी सेंसिटिव होते हैं ये, टच के अलावा, और फाइटोक्रोम के द्वारा भी होते हैं। तो याद रखना ब्लू लाइट से भी होते हैं, फाइटोक्रोम से भी होते हैं। अब आते हैं पल्विनस पे। तो हमने बात करी थी, फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, इस स्टेम के बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा स्वॉलन टाइप, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। और उसके बाद आपकी ये लीफ आएगी, ठीक है। तो ये जो पल्विनस है आपका, दिस वन पल्विनस, इसके अंदर दो तरह के मोटर सेल्स होते हैं। एक को कहा जाता है फ्लेक्सर मोटर सेल्स, दूसरे को कहा जाता है एक्सटेंसर मोटर सेल्स, ठीक है। जैसे हमारे अंदर मसल्स होती है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हमारी बाइसेप्स की मसल होती है, इसी तरह से फ्लेक्सर मोटर सेल्स एंड एक्सटेंसर मोटर सेल्स। तो फ्लेक्सर मोटर सेल्स लोकेटेड होते हैं ऑन द लोअर सरफेस पे, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज द एबैक्सियल सरफेस या वेंट्रल सरफेस। एक्सटेंसर सेल अपोजिट होते हैं, ये होते हैं अपर सरफेस पे, ऑल्सो कॉल्ड एज द डोर्सल, ऑल्सो कॉल्ड एज द एडेक्सियल। अब थोड़ा मैं आपको इसे इमेजिन करवा के दिखाता हूँ कैसे होता है काम। सपोज करिए कि यहाँ पर ये पल्विनस है और पल्विनस का ये अपर एरिया है, अपर एडेक्सियल या डोर्सल, और पल्विनस का ये लोअर एरिया है, एबैक्सियल या वेंट्रल। अब इस एरिया को मैं जूम करता हूँ, मैंने जूम इन किया और मुझे दो तरह के सेल मिलते हैं। ऊपर हैं एक्सटेंसर मोटर सेल्स, नीचे हैं फ्लेक्सर मोटर सेल्स, ठीक है। अब थोड़ा इमेजिन करवा के दिखाते हैं आपको। सपोज करिए मैं यहाँ पे दो सेल्स बनाता हूँ। पहले मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ये नॉर्मल बनाए मैंने, ठीक है, और ये ग्रीन कलर के मैंने दूसरे बनाए, ठीक है। तो ये है अपर और ये है लोअर, ओके। और इनके चारों तरफ हम बनाते हैं लीफ। ये लीफ का ब्लेड है, ठीक है, ये लीफ ब्लेड है इस तरह से। इसे आप साइड से देख रहे हो अभी। तो अब मैं इसे ओपन और क्लोज करके दिखाता हूं आपको, दोनों तरफ से दिखाते हैं। यहां दिखाते हैं ओपन करके और यहां दिखाते हैं क्लोज करके। ओके, ओपन की बात करते हैं। देखिए ओपन में क्या होगा, ये जो अपर वाले सेल्स होंगे इनमें वाटर एंटर करेगा, ये यहाँ वाटर एंटर करेगा यहाँ पे इस तरह से। जब इनमें वाटर एंटर करेगा टर्गर प्रेशर बनेगा, टर्गर प्रेशर बनेगा तो साइज में बड़े होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बनाते हैं, साइज में बड़ा कर देते हैं इन्हें, ये मैंने साइज में बड़ा कर दिया। अब ये साइज में बड़े हो गए हैं एज कंपेयर टू द लोअर वन, लोअर वन के कंपैरिजन में साइज में बड़े हो गए। तो जब ये साइज में बड़े होंगे तो ये पुश करेंगे अपने साइड वाले सेल्स को, इनके साइड में जो सेल्स होंगे, और अल्टीमेटली जब ये पुश करते जाएंगे, ये जो एरिया है लीफ का ये फैल जाएगा, ये आपका और पीछे हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपकी लीफ ओपन होगी। ये बात समझ में आई सबको या इसमें डाउट है?
एक्सपेंड करेगा, पुश करेगा और लीफ आपकी ओपन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, ऐसे खुल गई लीफ। क्लियर है नहीं बात ये? और अगर मैं नीचे वाले के अंदर ऐसा करूं, सपोज करो इसका उल्टा कर दूं, मैं इसका उल्टा कर दूं, जो नीचे वाले सेल्स हैं, लोअर सेल्स, उनमें वाटर एंटर कराता हूं और ऊपर वाले सेल्स के अंदर से वाटर बाहर निकालता हूं, अपोजिट करता हूं, तो क्या होगा? ऊपर वाले सेल्स हो गए श्रिंक, छोटे हो गए, और नीचे वाले क्या हो गए आपके, ये ग्रीन कलर से था, बड़े हो गए। तो नीचे वाले बड़े हो जाएंगे तो ये पुश कर देंगे लीफ को और वो आपकी क्लोज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से ओपन और क्लोज होते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, अब ये बात समझ में आ गई है तो अब ज्यादा कुछ देखना नहीं है। ये एक फिगर था टेज और जीजर का था, ये भी समझाने के लिए था। देखिए वाटर एंटर कैसे करेगा, वाटर एंटर करता है ऑस्मोलैरिटी की वजह से। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है ऑस्मोल, मतलब सॉल्यूट, मतलब पोटेशियम, क्लोरीन, सॉल्ट, सॉल्ट वगैरह। तो जहां ये पोटेशियम और क्लोरीन जाएंगे वहां वाटर जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो वाटर जाता है सेल्स में, ये पोटेशियम और क्लोरीन की वजह से जाता है, ठीक है। अभी इसका दिखाते हैं आपको और आगे। ये एक और इमेज है जो मैंने अभी बनाई थी, ये वही है बिल्कुल, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, ये ओपन हो गई है, ऊपर वाले सेल्स के अंदर वाटर एंटर करा होगा, और नीचे देख सकते हैं क्लोज हो गई है। तो जो लोअर वाले सेल्स हैं उनमें एंटर किया है वाटर, और ऊपर वाले में बाहर निकल गया, तो ऊपर वाले श्रिंक हो गए हैं और नीचे वाले स्वेल कर गए हैं, तो एज अ रिजल्ट लीफ क्लोज हो गई। हाँ, इसके बारे में बताएंगे। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ हमारे अंदर कैसे काम होता है। हमारे अंदर सपोज करो आप खड़े हो, आप गैस के पास खड़े हो, आग जल रही है और वहां पे कोई गरम गरम बर्तन है। जैसे ही आपने उसे टच करा, जाने अनजाने में आपके अंदर एक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलस जनरेट होगा, न्यूरॉन्स का, और एकदम वो शूट करेगा और आपके स्पाइन तक पहुंचेगा। स्पाइन के जाने के बाद ब्रेन पर जाएगा, ब्रेन पे जाने के बाद वो मोटर न्यूरॉन से वापस आएगा और आप एकदम पीछे कर लोगे। ये बात सही है। एग्जैक्टली सेम प्लांट में भी होता है, बस फर्क ये है न्यूरॉन नहीं है वहां पे, ठीक है। आपका किसी तरह का सिग्नल नहीं है जैसे हमारे अंदर होता है, लेकिन इनके अंदर दूसरे केमिकल्स होते हैं जो इस काम को करवाते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इनके अंदर भी, ठीक है। और न्यूरॉन की जगह इनके अंदर फ्लोएम होता है जो इस काम को करवाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंजेस आने से आयंस की परमिएबिलिटी बदलती है। देखिए अल्टीमेटली आपका फंक्शन सेल पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर ही होगा, आयंस की परमिएबिलिटी बदलेगी, तो आयंस की परमिएबिलिटी बदलने से ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है और वाटर आपका फिर उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता है। आ रहा समझ में थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी मैं इस पर दोबारा आऊंगा, ठीक है, इस पर मैं फिर से आऊंगा, ये मैंने करवाया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो चेंजेस आता है आपका टर्गर प्रेशर में मोटर सेल्स के, वो डिपेंड करता है पोटेशियम और क्लोरीन के फ्लक्सेस पे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मोटर सेल्स। ऑलराइट। तो जब आपके डॉर्सल मोटर सेल्स, आपके जो ऊपर वाले सेल्स थे, ठीक है, डॉर्सल मोटर सेल्स, उनके अंदर पोटेशियम और क्लोरीन आएगा तो लीफ ओपन होगी, और नीचे वाले सेल्स जो थे वेंट्रल मोटर सेल्स, उसके अंदर जो आपका पोटेशियम और क्लोरीन एंटर करेगा उसमें लीफ क्लोज होगी। और इसका असर लाइट पे भी पड़ेगा, मतलब लाइट का भी इस पे असर है, जैसे मैंने बताया था ब्लू लाइट और रेड लाइट। तो ये कंबाइंड इफेक्ट आता है तब काम होता है। उस तरह से मैंने यहाँ पे बना के भी दिखाया आपको, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये ऊपर वाले सेल्स हैं एक्सटेंसर सेल्स, नीचे वाले सेल्स हैं फ्लेक्सर मोटर सेल्स। अपर सेल्स में पोटेशियम क्लोरीन आया, साथ में वाटर आया, इसने पुश करा और ये ओपन हो गई। नीचे वाले सेल्स में अपोजिट हुआ, आपका यहाँ से निकल के एंटर कर गया पोटेशियम और क्लोरीन में, वापस क्लोज हो गई। ऑलराइट। तो अभी मैं इसका आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे ट्रैवल करता है ये। अभी इस पर आता हूं मैं, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे थिग्मोनेस्टी में, क्योंकि थिग्मोनेस्टी भी आपका टच से होता है, ठीक है। तो थिग्मोनेस्टिक रेस्पॉन्स है जो आपका टचिंग वगैरह से किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होती है प्लांट ऑर्गन की, वो स्पेशली टच से होती है, छूने से हो जाती है। क्लियर। और इवोल्यूशन के अंदर, ठीक है, नीचे डायग्राम वंस मोर, ये वाला डायग्राम देखो। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसे मैं मिटाता हूं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, जो लोअर सेल्स हैं आपके, ठीक है, फ्लेक्सर सेल्स, इनमें जब वाटर एंटर करेगा
तो ये जो इससे अटैच है लीफ, ये पुश हो जाएगी टू क्लोज। ये इसको, इसका जब एरिया इस तरफ बढ़ेगा तो इसको ये पुश कर देगा ऊपर की तरफ। लेकिन जब ऊपर वाले ओपन होंगे तो इसे ये पीछे की तरफ पुश करके इसे ओपन करेगा। आ रहा समझ में डायग्राम ये? ठीक है वानिया जी, बताइएगा मुझे। तो थिग्मोनेस्टी की मैं बात कर रहा था। थिग्मोनेस्टी आर कॉल्ड एज अ टच स्पेशलिस्ट प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं इवोल्यूशन में बने हैं जो खास तौर पे टच से ही काम करते हैं, बिना टच के काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जो है मिमोसा पुदिका। तो मिमोसा पुदिका एक एग्जाम्पल याद रखना, इसे एग्जाम में आ सकता है, ये पार्ट बी में आ सकता है। इसके अंदर रैपिड मूवमेंट आती है लीफ में जैसे इसको टच किया जाता है। ये आपका मिमोसा पुदिका है। ठीक है, दिस इज द प्लांट, इसकी लीव्स है ये। अब देखो, अभी जो आप मेरे से पूछ रहे थे कैसे होता है ये काम, ठीक है रंजीत साहब, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है आपका, ठीक है पूरा का पूरा। आप ध्यान से सुनना। वानिया जी आपको समझ में आ गया जो आप पूछ रहे थे मेरे से अभी, ये दोबारा बताना है। देखिए पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है? जो आपका मिमोसा का प्लांट है, सपोज करो उसकी लीफ है, उसकी लीफ को मैंने मैकेनिकल स्टिमुलस दिया, मतलब मैंने उसे टच किया, उसे मैंने छू दिया। टच करने से उसके अंदर सेल्स में परमिएबिलिटी में बदलाव आएगा मेम्ब्रेन्स की, और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब होता है परमिएबिलिटी, आयन से जो न्यूरॉन्स में होता है आपका, जो सोडियम पोटेशियम का ट्रेवल करता हुआ जाता है, उसे तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल। तो ये जनरेट होगा प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो बिल्कुल सिमिलर होगा एनिमल के एक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमारी बॉडी के हर सेल्स के अंदर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, लेकिन होता नहीं है, कुछ ही सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, उसके दूसरे रीजन है, वो बताऊंगा मैं आपको जब मैं न्यूरल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है वहां बताऊंगा डिटेल में। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है सिमिलर टू द एक्शन पोटेंशियल जो एनिमल के अंदर होता है नर्व सेल में। ठीक है, देन ये सिग्नल जो बनता है प्लांट में, ये ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये जो स्पीड है ये हजारों गुना धीमी है एनिमल के एक्शन पोटेंशियल से। तो दोनों के अंदर एक्शन पोटेंशियल का फर्क जान लेना। प्लांट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल बनता है वो 1000 टाइम्स स्लोअर होता है देन द एनिमल एक्शन पोटेंशियल। हो सकता है कल को एग्जाम में सवाल आए और वो दोनों में कंपैरिजन करवा रहा हूं आपसे। ठीक है, तो प्लांट का बहुत ज्यादा स्लो होता है एनिमल से। देन ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रेवल करता है बाय द फ्लोएम। तो ये याद रखना है आपको, फ्लोएम के द्वारा ट्रेवल करेगा, ना कि जाइलम के द्वारा। और एनिमल में कहां करता ट्रेवल? बाय द न्यूरॉन। तो एनिमल के न्यूरॉन और प्लांट के फ्लोएम दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये जनरेट होता हुआ पहुंचेगा रेस्पॉन्डिंग टिश्यू में। देखिए रेस्पॉन्डिंग टिश्यू का मतलब है कि एक खास तरह का टिश्यू है, एक खास तरह का सेल है जो ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम करता है, वैसे काम नहीं करता। खास तरह के अंदर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल लगे हुए हैं जो तभी काम करेंगे जब एक खास तरह का सिग्नल मिलेगा, और वो हमारे केस में कौन सा था? पल्विनस। आ रहा समझ में? तो मोटर सेल जो होता है पल्विनस के उन तक पहुंचता है। जैसे ही उसमें पहुंचता है मोटर सेल्स आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं और रैपिडली इफ्लक्स करने लगते हैं पोटेशियम और क्लोरीन को, बाहर निकलने लगता है पोटेशियम क्लोरीन, ओपन हो जाते हैं। और इसके बाद जैसे ही सेल से आपका पोटेशियम और क्लोरीन बाहर गया, वाटर भी बाहर गया। वाटर के बाहर जाने से आपका टर्गर प्रेशर में कमी आ गई, टर्गर प्रेशर कम हो गया और सेल आपका सिकुड़ने लगा। सेल जैसे ही सिकुड़ने लगा लीफ आपकी क्लोज हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपकी लीफ धीरे धीरे करके क्लोज हो गई, लीफ क्लोज। एक और बात आपको बताता हूं, लीफ आपकी जो क्लोज होती है वो रैपिडली हो जाती है, जैसे ही आपने दिया स्टिमुलस वो क्लोज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है उसके बाद एकदम खुल जाएगी, ये खुलेगी धीरे धीरे। ये क्लोज होगी बहुत जल्दी लेकिन खुलेगी धीरे धीरे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे रीजन हो सकता है जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, इनका ओपन और क्लोज होना बहुत डिपेंड करता है टाइमिंग पर। ओपन ये बहुत जल्दी होते हैं
क्लोज ये धीरे 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 होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स के केस में भी पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं वो बहुत धीरे से क्लोज होते हैं। याद आ रहा है? हाइपर पोलराइजेशन। बट सर दोनों केस में के एन आर मूव इनसाइड। ओके, दिखाते हैं आपको। दोनों केस में क्लोरीन एंड पोटेशियम इनसाइड जा रहे हैं। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूं मैं दोबारा। ऊपर वाला केस देखिए पहले। यहाँ पे देखिए दो तरह के सेल्स हैं। एक लगे हुए ऊपर, कॉल्ड एज द एक्सटेंसर मोटर सेल्स। एक लगे हुए नीचे, कॉल्ड एज द फ्लेक्सर मोटर सेल्स। कलर को देखो, रेड कलर। अगर ऊपर वाले सेल्स में पोटेशियम क्लोरीन एंटर करता है तो वाटर भी एंटर करता है। वाटर भी एंटर करता है तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो लीफ ओपन हो जाती है। ये बात क्लियर? अगले केस में, अगले केस में देखिए, अगले केस में जो नीचे वाले सेल्स हैं, दैट इज दीज वन, द फ्लेक्सर सेल्स, इनके अंदर पोटेशियम और क्लोरीन एंटर कर रहा है। ऊपर वालों में नहीं कर रहा, नीचे वालों में कर रहा है। और नीचे वालों में करने से इनमें वाटर एंटर करेगा, ये एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये पुश कर देंगे लीफलेट को टू बिकम क्लोज। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है यहाँ पे? आ रहा है समझ में ये बात आपको? ठीक है, बताइए मेरे को। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको समझाया अभी, ये समझा दिया। रैपिड लॉस, टर्गर का लॉस होगा और आपका लीफ क्लोज हो जाएगी। यू कैन सी हियर, ये प्लांट है मिमोसा पुदिका का। ठीक है, मिमोसा पुदिका का प्लांट ये रहा। एंड यू कैन सी क्या दिखा रहा है ये पर्सन है, फिंगर अभी थोड़ी दूर थी और जैसे ही पास लाया ये आपका क्लोज हो गया। ठीक है जी, अब कैसे हुआ होगा क्लोज, ये समझ में आ रहा है ना सबको? किसी तरह की दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। ओके, अब बात करते हैं टाइमिंग वगैरह की। ठीक है, जब आपकी लीफ क्लोज होती है, जब आपकी लीफ क्लोज होती है, व्हेन द लीफ क्लोज, द क्लोजिंग रेस्पॉन्स अकर इन 1 or 2 सेकेंड। क्लोजिंग रेस्पॉन्स 1 या 2 सेकेंड में आ जाता है। क्लोज बहुत जल्दी होती है, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ओपन, टू रीओपन इट। ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम लेता है, लगभग 10 मिनट लेता है फॉर द सेल टू रिगेन द टर्गर प्रेशर। और इसका रीजन यही है, जो आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम डिफरेंट है। दे ओपन वेरी फास्ट बट दे क्लोज वेरी स्लोली। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है यहाँ पे। और खुलती जल्दी है, बंद जल्दी होती है, खुलती देर में। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने बता दिया मिमोसा का। ठीक है, मिमोसा पुदिका, मिमोसा पुदिका। ऑल राइट, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा फेमस है, द वेनस फ्लाई ट्रैप। डायोनिया म्यूसिप्यूला, अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज। वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आपको पता होगा कैसे काम करता है। ये इस तरह से नजर आता है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से होता है ये। ठीक है, यहाँ से होगा ये। और इसके जो ये सरफेस होते हैं यहाँ पे, इंटरनल सरफेस, दीज आर द इंटरनल सरफेसेस। इन इंटरनल सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से निकले रहते हैं। और ये काम करते हैं सेंसर की तरह, द टच सेंसर। और इन्हें टच कौन करता है? किसी भी तरह का इंसेक्ट। ठीक है, सपोज करो कोई इंसेक्ट अंदर आके बैठ गया, तो जब इंसेक्ट आके अंदर बैठेगा, कोई मक्खी वगैरह बैठेगी, तो वो हो सकता है इसे टच करे, एक बार टच करे, 2 बार टच करे, 3 बार। तो 3-4 बार में ये एक्टिवेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर ट्रैवल करता है टू द रेस्पॉन्डिंग ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल पल्विनस। और क्या होगा? देर इज ए इफ्लक्स, देर इज ए इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन, and there is a reduction in the turgor pressure and hence closing। ये आपका क्लोज हो जाता है, तो ये आपका बंद हो जाता है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप के अंदर भी सेम काम होता है।
और यहाँ जो हेयर्स लगे रहते हैं ये एक बार में स्टिमुलेट नहीं होते, ये 3-4 बार में होते हैं. सो इट इज अ वेरी यूजफुल एडेप्टेशन टू कंफर्म दैट देयर इज समथिंग लिविंग इनसाइड दिस स्ट्रक्चर. हो सकता है ना, अगर हवा चल रही है तो एक बार हिला दिया, जरूरी नहीं है दोबारा भी हिलाए, मे बी मे नॉट बी. लेकिन अगर कोई अंदर लिविंग स्ट्रक्चर है तो वो एक बार हिलाएगा, फिर से छेड़ देगा, फिर से छेड़ देगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि यस देयर इज समथिंग इनसाइड, देयर इज समथिंग फ्लाई लाइक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म रोमिंग इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, और फिर ये इसको क्लोज कर देगा. ठीक है ना, आ रही है बात समझ में सबको? ठीक है. तो इसका जो इनर सरफेस होता है वेनस फ्लाई ट्रैप में, इट कंटेन सेवरल सेंसरी हेयर्स, सेंसरी हेयर्स. ठीक है, द वर्ड इज सेंसरी हेयर्स. और ये जो सेंसरी हेयर होते हैं ये टच के या किसी मैकेनिकल स्टिमुलस से सेंसिटिव होते हैं, और जैसे ही इनको छेड़ा जाता है 2-3-4 बार, ये ट्रिगर कर देते हैं द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, एक्शन पोटेंशियल, और वो आपका ट्रेवल करता हुआ जाता है रेस्पॉन्डिंग ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल द पल्विनस. और उसके बाद तो आपको पता ही है, आपके पोटेशियम और क्लोरीन के चैनल खुलेंगे, पोटेशियम क्लोरीन बाहर निकलेगा, साथ में पानी को भी बाहर ले जाएगा, टर्गर प्रेशर गिरेगा, सेल सिकुड़ेगा और ये क्लोज हो जाएगा. ठीक है. लेकिन ये जो प्लांट है आपका, ये आपका सिर्फ टच से काम करता है, ये शेकिंग से काम नहीं करता. देखिए अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, शेकिंग, टचिंग. तो शेकिंग को कहते हैं सिस्मोनेस्टी, टचिंग को बोलेंगे थिग्मोनेस्टी. तो जो आपका वेनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, ये सिर्फ थिग्मोनेस्टी पे काम करता है, ये शेकिंग पे काम नहीं करता. और थिग्मोनेस्टी कहाँ होती है? सेंसरी हेयर पर. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इन दिस फिगर पिक्चर, ये देख सकते हैं आप, ये रहे आपके जो बताए थे अभी मैंने, ये रहे सेंसरी हेयर्स. और ये इंसेक्ट है अंदर, ये यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये जितना ज्यादा इन्हें छेड़ेगा इतना ज्यादा इनका जो एक्शन पोटेंशियल है वो सम अप होता रहेगा, और जैसे ही वो थ्रेशोल्ड लेवल को पार करेगा काम हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए बंद हो गया, और अब इसके बाद डाइजेशन वगैरह होगा, इसका एंजाइम सेक्रेट होंगे, बॉडी को डाइजेस्ट करेंगे, टूटेंगे, एब्जॉर्ब होगा और डेड हो जाएगा आपका इंसेक्ट. आगे चलते हैं. अगला है आपका टैक्टिक मूवमेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द पैराटोनिक मूवमेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड मूवमेंट. ठीक है, तो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इनको. ये क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. जो लोकोमोशन की मूवमेंट होती है प्लांट्स में, इसे कहते हैं टैक्टिक या पैराटोनिक या इंड्यूस्ड. लोकोमोशन मतलब, लोकोमोशन का मतलब है ऐसी मूवमेंट जिसमें चेंज होती है पोजीशन ऑर्गेनिज्म की या सेल की. जैसे मैं भाग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं गाड़ियों में जा रहा हूँ, तो मैं लोकोमोशन कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, हाथ पैर हिला रहा हूँ बस, तो ये मूवमेंट है. ठीक है, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ऑफ अ सेल और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल सिग्नल. किसी एनवायरमेंट के सिग्नल के आने से जो लोकोमोशन होती है, इसे टैक्टिक, पैराटोनिक या इंड्यूस मूवमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है? अलग अलग एग्जाम्पल हैं, अलग अलग टाइप्स हैं इसकी. वन इज कॉल्ड एज द फोटोटैक्सिस या फोटोटैक्टिक. फोटो मतलब लाइट, द मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय द लाइट. तो कुछ आपके क्लैमाइडोमोनास के जू स्पोर्स होते हैं, उनके अंदर लाइट की वजह से मूवमेंट देखी गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फोटोटैक्सिस. अगला है कीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टिक. इट इज द मूवमेंट बाय द केमिकल, किसी केमिकल के द्वारा. एग्जाम्पल है द एंथीरोजॉइट्स इन द ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट्स. ठीक है, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं केमिकल की तरफ जो आता है आर्कीगोनिया से, तो आर्कीगोनिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ये केमिकल की तरफ. तीसरा है आपका द थर्मोटैक्सिस या थर्मोटैक्टिक. थर्मो का मतलब है हीट, हीट बाय हीट. ठीक है, तो इसमें भी देखा गया है, एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास का. ये आपका ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ मूव करने लगता है टुवर्ड द हीट, तो दिस इज द थर्मोटैक्सिस. और भी होते हैं, एरोटैक्सिस हवा के द्वारा या ऑक्सीजन से, जियोटैक्सिस ग्रेविटी की तरफ, मैग्नीटोटैक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, रियोटैक्सिस बाय द रेसिस्टेंस. और भी कई होते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नाम से याद हो जाएगा आपको.
अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आई होप वो अब तक जो बताएं वो समझ में आ गए होंगे आपको। अगला है सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब है जब सीड जर्मिनेट ना करे, सीड अपनी कंडीशन में है, सीड बना हुआ है, जर्मिनेट नहीं करता, इसे बोलेंगे डॉर्मेंसी, एक लेमन टर्म में। ठीक है, तो सीड की डॉर्मेंसी के बारे में बात करेंगे। सीड क्या है? सीड एक्चुअली में एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है ये, और इसके अंदर मिलता है एम्ब्रियो। सीड में मिलेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे चल के बनाएगा प्लूम्यूल, रेडिकल, शूट, रूट बनेगी और ग्रोथ होगी। ठीक है, सीड के अंदर ना फूड मटेरियल भी स्टोर होता है। फूड जो है सीड का स्टोर रहता है, और वो दो फॉर्म में मिलेगा आपको। वन इज द कॉटिलेडॉन या फिर एंडोस्पर्म। तो इन दोनों के अंदर स्टोर मिलेगा फूड मटेरियल। इसके अलावा सीड में बाहर की तरफ एक कवरिंग भी होती है जिसे कहते हैं सीड कोट। सीड कोट भी दो तरह के होते हैं, दो में डिवाइड होते हैं, टेस्टा और टैगमेन। वो नहीं पढ़ेंगे हम, वो हम कहीं और पढ़ेंगे। तो सीड कोट होता है जो उसको कवर करता है। ठीक है, ये सब सीड के अंदर पाया जाता है। और अगर मैं सीड डॉर्मेंसी की डेफिनेशन पे जाऊं, डॉर्मेंसी का मतलब होता है स्लीप। जैसे मैं अगर सो गया यहाँ तो मैं आप कहोगे कि मैं डॉर्मेंसी में चला गया। ठीक है, तो स्लीप होता है। सो इट इज द फेलर ऑफ एन इंटैक्ट वायबल सीड। इट इज द फेलर, ये एक फेलियर होता है एक इंटैक्ट वायबल सीड का। वायबल मतलब जीवित सीड का, टू कंप्लीट जर्मिनेशन। जर्मिनेट नहीं कर पाता अंडर द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में भी जर्मिनेट नहीं कर रहा, मैं बोलूंगा डॉर्मेंट है वो। डॉर्मेंसी आ गई उसके अंदर। डॉर्मेंसी के कई रीजन हो सकते हैं। क्या क्या रीजन है देखते हैं। ये सारे रीजन एग्जाम में आ सकते हैं, चार पांच रीजन है, इंपॉर्टेंट है। डॉर्मेंसी जो है, ठीक है, सीड में इसके पास कैपेसिटी नहीं होती जर्मिनेट करने के लिए अंडर द फेवरेबल कंडीशन, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा, डॉर्मेंसी क्या करती है? इट इज ए टेम्पोररी डिले। एक्चुअली में डॉर्मेंसी एक कम टाइम का डिले होता है जर्मिनेशन में। क्या मैं अभी जर्मिनेट नहीं करना चाहता, मैं अगले दिन करूंगा, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 10,000 साल बाद। तो ऐसे सीड भी पाए गए हैं जो 10,000 साल पुराने हैं और उनके अंदर डॉर्मेंसी हुई है और वो वायबल हैं। आपने पढ़ा होगा 10+2 के अंदर। ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी सीट का। ठीक है, हेरोड्स किंग, हेरोड्स के प्लेस पे मिले थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के अंदर। ठीक है, चलिए देखेंगे कभी। तीसरा क्या है आपका? सीड डॉर्मेंसी इंक्रीज करती है सीड का सर्वाइवल बाय प्रिवेंटिंग द जर्मिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रहता है सीड। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है भविष्य में पहुंचने का सीड के पास। ठीक है, और चौथा है जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस। सपोज करो रेगिस्तान है, वहां पे कोई सीड है और रेगिस्तान के अंदर पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सीड सीड चाहता है ग्रो होना, प्लांट चाहता है उसका सीड ग्रो करे। तो इस कंडीशन में वो अपने आप को डॉर्मेंट कर सकता है और इंतजार कर सकता है कि उसे कोई यहाँ वहां से ले जाए, या वो किसी किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा वहां से चला जाए और किसी फेवरेबल जगह पहुंचे, किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां पे वो ग्रो कर सकता है। तो सीड डॉर्मेंसी उसे मदद करेगी, उसे जिंदा रखेगी, और वेट कर सकता है वो तब तक उसे अपनी कंडीशन ना मिल जाए टू ग्रो। ठीक है, तो एडिशनल टाइम मिलता है फॉर द सीड डिस्पर्जन। समझ में आ रही सारी बातें आपको? ठीक है, तो ये कुछ आपके सीड डॉर्मेंसी के रीजन है। सीड डॉर्मेंसी दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी। एक को बोलते हैं कोट के द्वारा हुई है, जो जो आपका कोट है, सीड कोट, अंदर आपका एम्ब्रियो है, तो सीड कोट ने करवाई है डॉर्मेंसी, इसे बोलते हैं कोट इम्पोज्ड। दूसरी है, ये सीड है, ये सीड का कोट है और इसके अंदर एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के द्वारा हो रही है डॉर्मेंसी, तो बोलेंगे एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। तो दो तरह की होती है। सबसे पहले बात करेंगे कोट इम्पोज्ड की, कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। तो जैसे भी बताया, ये ऐसी डॉर्मेंसी है जो सीड कोट के द्वारा होती है, या और कोई टिश्यू जो सीड को कवर कर रहा हो। ठीक है, लाइक एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, या कोई फ्लोरल ऑर्गन, एक्स्ट्रा फ्लोरल ऑर्गन। तो कोई भी चीज जो एम्ब्रियो को कवर कर रही है वो आपकी सीड कोट डॉर्मेंसी कर सकती है, कोट इम्पोस्ट। और अगर मैं सीड कोट को रिमूव कर दूं, अगर मैं सीड कोट को हटा दूं, काट दूं, तो डॉर्मेंसी आपकी ब्रेक कर जाएगी और सीड आपका जर्मिनेट कर जाएगा। अगर मैं उसे सीड कोट को हटा के पानी दे दूं,
साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी दे दो, ग्रो करने लगेगा। अब समझते हैं कि सीड कोट डोरमेंसी में होता क्या है, कितने तरह की होती है, क्या करता है ऐसा कोट के भाई वो डोरमेंट हो जाता है। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं। पहला है मैकेनिकल टाइप या मैकेनिकल कंस्ट्रेंट या फिजिकल कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहला क्या है, इसमें क्या होता है, या तो सीड कोट बहुत ज्यादा सख्त होता है, बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, और वो अलाउ नहीं करता कि उससे बाहर कोई चीज निकले, जैसे रेडिकल या प्लूम्यूल। इसे कहते हैं सीड कोट रिजिडिटी या स्ट्रांग हो जाना, ठीक है। तो ये आपका एक मैकेनिकल कंस्ट्रेंट है। दूसरा है सेल वॉल का। सीड के अंदर एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म में सेल्स है, सेल्स में स्टार्च है। अगर वो सेल्स की सेल वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए जिससे स्टार्च बाहर ना आ पाए, तो अगेन वो उसे रोकेगा ग्रो होने में, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम बनाने पड़ेंगे ताकि आप उसे जर्मिनेट कर पाओ। तो ये है आपके मैकेनिकल स्ट्रेंट, जो फिजिकल कंस्ट्रेंट होते हैं। दूसरा है आपका इंटरफेरेंस इन द गैस एक्सचेंज, या फिर गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम कर दो। अगर गैस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो सीड कोट आपका इसमें क्या होता है, इम्परमिएबल बन जाता है, मतलब अलाउ नहीं करेगा ऑक्सीजन को टू एंटर, जिससे क्या होगा, जर्मिनेशन नहीं होगी। अगला है द रिटेंशन ऑफ द इनहिबिटर। जो आपका सीड कोट होता है ये कई तरह के इनहिबिटर को प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एब्सिसिक एसिड, ये आपका इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिटर अंदर रिटेन कर गए, अगर ये अंदर ही रह गए, और भी होते हैं वैसे इसके अलावा, ये क्या करेंगे, जर्मिनेट नहीं होने देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द रिटेंशन ऑफ इनहिबिटर। सेकंड है इनहिबिटर प्रोडक्शन। तो इनहिबिटर प्रोडक्शन और रिटेंशन मतलब एक ही हो गया। तो इनहिबिटर प्रोडक्शन का मतलब सीड कोट बनाता है कुछ इनहिबिटर, जर्मिनेशन के इनहिबिटर, जैसे एब्सिसिक एसिड, जो आपका डोरमेंसी को बनाए रखता है, जर्मिनेशन नहीं होने देता। और पांचवा है सीड कोट पानी को अलाउ ना करे, प्रिवेंशन ऑफ वाटर अपटेक। तो इस कंडीशन में भी डोरमेंसी बनी रहेगी। तो ये सारे पैरामीटर आते हैं कोट इंपोज डोरमेंसी में। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों स्कैरिफिकेशन। देखिए स्कैरिफिकेशन एक मेथड होता है, इट इज ए टेक्निक, इट इज ए मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, ये सीड है, ये एम्ब्रियो है, इसमें फिजिकली यानी मैनुअली हाथों से आप रिमूव करते हैं सीड कोट को। तो सीड कोट को रिमूव करना बाय द मैकेनिकल मींस, लाइक उसे छील देना, काट देना, इसे कहते हैं स्कैरिफिकेशन। जिससे क्या हो जाती है, जर्मिनेशन इंड्यूस हो जाती है, जर्मिनेट करने लगता है वो। तो यू कैन सी हियर ये कितना बारीक काम है। एक पर्सन है, उसके हाथ में स्कैल्पल लाइक चीज है कोई, और ये आर्टिफिशियली ब्रेक कर रहा है सीड कोट को, मैकेनिकल। और भी तरीके हैं, गर्म पानी में डाल दो 200 फ़ारेनहाइट वाटर में, अलाउ कर दो पूरी रात रखने के लिए ताकि वो नरम हो जाए, ठीक है, आसानी से कट जाए, और बाद में फिर उसको रिमूव कर दो। तो कई तरह के प्रोसेस होते हैं स्कैरिफिकेशन के, ठीक है, रिमूव करते हैं सीड कोट को। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एम्ब्रियो डोरमेंसी की। एक तो था कोट इम्पोस्ट, अगला है एम्ब्रियो। यहाँ पे एम्ब्रियो भाई साहब करवाते हैं डोरमेंसी। तो इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर ही कुछ जनरेट होते हैं केमिकल वगैरह, या एम्ब्रियो का इन्फ्लुएंस होता है जो डोरमेंट करवाता है। और ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनहिबिटर्स, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। तो या तो एब्सिसिक एसिड ज्यादा बना दो एम्ब्रियो के द्वारा, या जिब्रेलिक एसिड कम बना दो। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जर्मिनेशन, और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, डोरमेंसी। तो या तो जिब्रेलिक एसिड को ये कम बना दे, या एब्सिसिक एसिड को ज्यादा बना दे, दोनों ही कंडीशन में डोरमेंसी बनी रहेगी। तो मैं ये कह सकता हूं एबीए और जीए का रेशो, एबीए और जीए का रेशो अगर बढ़ेगा तो डोरमेंसी होगी, एबीए और जीए का रेशो अगर कम होगा जर्मिनेशन होगी, डोरमेंसी ब्रेक करेगी। तो इन दोनों का रेशो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए बात। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग,
इस आधार पे कि डोरमेंसी कब होती है, कब का मतलब है टाइम का मतलब एक्चुअल टाइम नहीं, कब हो रही है, ठीक है। तो इस आधार पे डोरमेंसी दो तरह की है, वन इज द प्राइमरी डोरमेंसी, सेकंड इज द सेकेंडरी डोरमेंसी। प्राइमरी डोरमेंसी में जो प्लांट होता है, प्लांट उससे जो बाहर निकलते हैं सीड, वो ऑलरेडी ऑलरेडी डोरमेंट होते हैं। बाहर जो सीड निकले पहले से ही डोरमेंट है, डोरमेंट स्टेट में बाहर आए, तो बोलेंगे प्राइमरी डोरमेंसी। सेकेंडरी डोरमेंसी में सीड जो बाहर निकलते हैं वो डोरमेंट नहीं होते, बाहर आने के बाद एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस से डोरमेंट बन जाते हैं, इसे कहा जाता है सेकेंडरी डोरमेंसी, ठीक है। सो व्हेन द सीड रिलीज्ड फ्रॉम द प्लांट in a non-dormant state and they become dormant if the condition are unfavorable या favorable, जो भी कंडीशन है उसके आधार पर डोरमेंट हो जाते हैं। जीए बढ़ेगा तो नहीं, डोरमेंसी नहीं होगी, जीए बढ़ेगा तो आपकी जर्मिनेशन होगी। इसको दोबारा दिखाता हूं, जिब्रेलिक एसिड क्या करवाता है, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन करवाता है, और एब्सिसिक एसिड ये करवाती है डोरमेंसी। तो इन दोनों के रेशो की बात करूं, अगर जीए और एबीए का रेशो बढ़ेगा तो होगी जर्मिनेशन, क्या होगी, जर्मिनेशन। इन दोनों का रेशो अगर कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, डोरमेंसी, डोरमेंसी। अगर मैं अपोजिट कर दूं, अगर अपोजिट कर दूं ए बी ए बाय जी ए, इसका रेशो अगर बढ़ेगा क्या होगी, डोरमेंसी। इसका रेशो अगर घटेगा क्या होगी, जर्मिनेशन। आया समझ में? रेशो का चक्कर तो पता है ना, ज्यादा कम कहाँ होता है, ये आपको आना चाहिए, रेशो का आना चाहिए चक्कर आपको, कि ज्यादा मतलब ज्यादा का क्या मतलब है। अगर नहीं पता तो पूछ सकते हो, ठीक है, बता देना मुझे जैसे भी है। ओके, देखो ये है जो बताया मैंने भी आपको, ये एक प्लांट है, डोरमेंट सीड बाहर निकला, सीड डोरमेंट ही बाहर निकला है, प्राइमरी डोरमेंसी। सीड बाहर निकला था जो डोरमेंट नहीं था, कंडीशन ने उसे डोरमेंट बना दिया, तो सेकेंडरी डोरमेंसी। तो फिगर देख लेना, उसे देख के समझ में आ जाएगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अब आते हैं और देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो डोरमेंसी को रेगुलेट करते हैं, और यहां पे हम देखने वाले हैं द फैक्टर विच टर्मिनेट द डोरमेंसी, डोरमिनेट को तोड़ते हैं, जो डोरमेंसी को तोड़ते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है, वन इज कॉल्ड एज द आफ्टर राइपनिंग, सेकंड इज द चिलिंग, थर्ड इज द लाइट, ठीक है, तीसरा लाइट है। आफ्टर राइपनिंग में क्या होता है, कई ऐसे सीड होते हैं जो डोरमेंसी अपनी तोड़ देते हैं जब उनका वाटर का लेवल कम हो जाए, सीड का अगर मॉइस्चर कम हो जाए, डोरमेंसी ब्रेक करते हैं। हर सीड नहीं करता, मैनी सीड्स, ठीक है, इसे कहते हैं आफ्टर राइपनिंग। अगला है चिलिंग, कई ऐसे सीड हैं जो लो टेम्परेचर पे डोरमेंसी को ब्रेक कर देते हैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पे, इन अ फुल्ली हाइड्रेटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज द इम्बिबिशन, कि ठंडा पानी ले लिया 0 से 10 डिग्री का, उसमें डाल दिया सीड, ब्रेक हो गई डोरमेंसी। तीसरा है लाइट, कई सारे ऐसे सीड हैं जो लाइट से डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। आपको याद आ रहा होगा लेट्यूस का एग्जांपल, कि रेड लाइट दी जर्मिनेशन, फार रेड दी इनिबिशन, आ रहा है याद? तो यहाँ पे रेड लाइट फॉर एग्जांपल लेट्यूस के सीड्स में लाइट की वजह से जर्मिनेशन हो जाता है, यानी डोरमेंसी ब्रेक। अब डोरमेंसी के बारे में जो जरूरी बातें हमें जाननी थी हमने सब समझ ली, अब समझते हैं जर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। नहीं, हर सीड नहीं करेगा, यहाँ पे जो जो बातें बताया ना मैंने, ये हर सीड के लिए नहीं है, कुछ कुछ सीड के लिए है, कुछ कुछ के लिए नहीं, सबके लिए नहीं है ये, ठीक है। ये सबको आपको पढ़ना है बस, कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कि अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आए तो आप सही कर पाओ, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तभी तो एग्जाम में कोई स्टेटमेंट आती है ऑन ली की तो वो गलत हो जाती है, या ऑलवेज की वो भी गलत हो जाती है, ठीक है, मेजोरिटी में।
आगे बात करते हैं सीड की जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन है रिज्यूम करना ग्रोथ का। सीड डॉर्मेंट था, डॉर्मेंट सीड ग्रो करने लग गया, इसे कहते हैं जर्मिनेशन हो रही है। ठीक है, तो जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है? पानी अंदर आना शुरू हो जाता है सीड के अंदर, द स्टार्ट ऑफ द वाटर अपटेक, और धीरे धीरे करके सीड में से एक्सिस बाहर आती है ऊपर की तरफ प्ल्यूम्यूल जो आगे चल के शूट बनाएगा, नीचे की तरफ रेडिकल जो आगे चल के रूट बनाएगा, और इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस बनने लगती है। मैं बोलता हूं जर्मिनेशन होने लग गई, हो गई जर्मिनेशन, अब ये ग्रो करेगा। जर्मिनेशन जो है, जैसे मैंने बताया, कई तरह के बीजों में, सीड्स में लाइट कंट्रोल करती है। तो लाइट के कंट्रोल करने के आधार पर सीड जो हैं दो तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स, दूसरे को बोला जाता है नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड जो होते हैं ये लाइट देने पे जर्मिनेट नहीं करते, लाइट का कोई असर नहीं पड़ता, जर्मिनेट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, जिसके बारे में आपने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, अगला है पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक। ये ऐसे सीड होते हैं जो लाइट देने पे जर्मिनेट करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि भाई पीआर है और पीएफआर, रेड लाइट दी, जर्मिनेट कर गए। और ये कौन है? लेट्यूस के सीड्स। तो एग्जांपल है लेट्यूस का सीड्स। तो इनके अंदर फाइटोक्रोम के द्वारा काम होता है, रेड लाइट से जर्मिनेशन होती है, और फार रेड लाइट से क्या होती है? इनिबिशन होती है। यहाँ पे कुछ सीड्स हैं, देख सकते हैं आप, समझाने के लिए। These are the positively photoblastic and these are the negatively photoblastic. पॉजिटिव का एग्जांपल एडोनिस वर्नेलिस, नेस्टेरियम ऑफिसिनेल, सेल्विया प्रेटेंस, फैगस सिल्वाटिका, वेरोनिका आर्वेंसिस। नेगेटिवली का ग्लैडियोलस कम्युनिस, मिराबिलिस जलापा, फैसेलिया एंड टीना सेटिफोलिया, निमोफिला इंसिग्निस, एविना फेटुआ एंड रेफेनस सटाइवस। ठीक है, सारे वैसे याद नहीं रखने, बस आपको एक बार कानों तक पहुंचाने के लिए था। ओके, अब आप इस फिगर को देखिए और फिगर को देख के ये सोचिए कि आपको अब ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बार देख लीजिए, ये एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो, और ये है एंडोस्पर्म। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के क्या क्या तरीके हैं? जिब्रेलिक एसिड बनता है एम्ब्रियो में, स्क्यूटिलम के द्वारा क्रॉस करता हुआ जाता है कहां पे? एंडोस्पर्म में। अंदर जाएगा, सिग्नलिंग करेगा जिब्रेलिक एसिड की, याद आ रहा है, डेला वेला प्रोटीन। ठीक है, और अमाइलेज को बनवाएगा, अल्फा माइलेज बीटा माइलेज। अल्फा माइलेज बीटा माइलेज स्टार्च को तोड़ेंगे और सुक्रोज बनेगा, आई एम सॉरी शुगर बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज माल्टोज। ग्लूकोज माल्टोज स्क्यूटिलम में जाएंगे जो कि एक एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन है, और उसके बाद वापस चले जाएंगे एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में जाने के बाद ग्रोथ होगी। यू कैन सी हियर, ये देखिए, ये आपका नीचे करवा रहा है रेडिकल की ग्रोथ, और ऊपर क्या करवा रहा है? एपिकोटाइल स्टेम की ग्रोथ। ठीक है, इसके अलावा लाइट का भी फैक्टर है, ये रहा, लाइट भी करवाता है इस काम को, यू कैन सी हियर। तो सारे फैक्टर आ गए हैं, वाटर भी है, ये रहा, इम्बिबिशन हो रही है सीड में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा और वो फूलेगा सीड आपका। फाइन, कोई ऐसा है जिसे दिक्कत है यहाँ किसी को किसी तरह की? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ कॉटिलेडॉन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान, जब जर्मिनेशन होती है तो जो कॉटिलेडॉन है उसका क्या होता है, व्हाट विल हैपन टू इट, इसके आधार पे जर्मिनेशन दो तरह की है। वन इज कॉल्ड एज द एपीजियल जर्मिनेशन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सीड था, इसमें कॉटिलेडॉन था,
तो जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के साथ साथ कॉटिलेडॉन ऊपर आ जाता है, ग्रोथ के साथ साथ कोटिलेडॉन ऊपर आ जाता है अबव द सॉइल और ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इसे कहते हैं एपीजियल। द कोटिलेडॉन रेज अबव द ग्राउंड और नरिशमेंट देता है ऊपर आकर। हाइपोजियल में ऐसा नहीं होता, हाइपोजियल में नीचे ही रहता है, तो जब ग्रोथ होती है तब भी आपका कोटिलेडॉन नीचे ही रहेगा और फर्दर जब ग्रोथ होगी तब भी नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। यू कैन सी हियर, दिस इज द एपीजियल। ये देखिए सीड था, ग्रो हुआ, बाहर निकला आपका रेडिकल, नीचे निकला और ग्रो हुआ, रूट बनी, एडवेंटिशियस रूट, प्राइमरी सेकेंडरी, और जैसे जैसे आपकी प्लूम्यूल बन रही है, शूट बन रही है, ये बाहर आ गया, ये रहा बाहर आ गया और बाहर आके पूरा यूज हो चुका है ये, ठीक है। तो एपीजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल में, हाइपोजियल जर्मिनेशन, यहाँ पे ये ग्राउंड में ही रहेगा, ये रहा ग्राउंड में ही आपका बाहर आएगा रूट, ग्राउंड में ही शूट, सब कुछ ग्राउंड में, कॉटिलेडॉन यूजिंग इन द ग्राउंड, ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ओके, वो वाला पार्ट फिनिश हो चुका है। अब आते हैं अगले मोर इंटरेस्टिंग पार्ट पर, जो है अबाउट द प्लांट डेव बायो। आप इसे प्लांट डेव बायो कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये प्लांट डेव बायो ही है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली ये आपके जीन्स के ऊपर है। द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द सीड, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शॉर्ट में कहते हैं सैम। तो सैम आपका अपर पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पार्ट होगा ये, और यहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है, माइटोटिकली एक्टिव रीजन होता है यहाँ पे, ठीक है, सैम बोलते हैं शूट में एपिकल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम क्या होती है, व्हाट इज मेरिस्टेम, मेरिस्टेम को क्या मतलब क्या है। सो मेरिस्टेम आर द पॉपुलेशन ऑफ सेल्स, दे आर पॉपुलेशन ऑफ सम सेल्स, 1000 cells, 1200 cells, ठीक है, which have a embryonic characteristic, ये embryonic होते हैं, they are not fully differentiated, they are like stem cells। ये चाहे आपके ब्रांच बना सकते हैं, चाहे आपका लीफ बना सकते हैं, चाहे आपका फ्लावर बना सकते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे ही होता है, एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, ब्लास्टोमियर, चाहे तो वो आपका हार्ट बना दें, लिवर बना दें, किडनी बना दें, इसी तरह से शूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, दे आर अ काइंड ऑफ स्टेम सेल्स। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, दे आर फाउंड ऑन द टॉप, द एपेक्स ऑफ द शूट, तो शूट के एपेक्स में मिलते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, दे आर डोम शेप, दे आर डोम शेप स्ट्रक्चर, और ये लगभग होते हैं 800 से 1200, समवेयर अराउंड 1000 ऑन एन एवरेज। ओके, आपका जो शूट का एपेक्स होता है उसमें क्या क्या आता है। शूट एपेक्स कंप्राइज टू पार्ट, वन इज द सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, second is the leaf primordia, leaf primordia are the group of cells which will produce the leaf, आपने पढ़ा होगा, ये आपने देखा होगा इस तरह से, ये, ठीक है। तो दिस इज द सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, and this is the leaf primordia, and this whole is the shoot apex, क्लियर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की। शूट एपिकल मेरिस्टेम कंटेन टू टाइप ऑफ सेम्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सेम्स, वन इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेम, अनदर वन इज द फ्लोरल सेम। देखिए, वेजिटेटिव सेम का मतलब है यहां पे ऐसे सेल हैं जो आपके अभी भी स्टेम सेल्स हैं, या मैं ये कहूं दे आर इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है दे आर नॉट कमिटेड टू बिकम एनी अदर सेल, दे आर अनकमिटेड, दे कैन बिकम, अगर इन्हें कोई सिग्नल दूं मैं तो बन सकते हैं ये, ठीक है। तो वेजिटेटिव में इनडिटर्मिनेट सेल मिलते हैं आपको, और ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू द फ्लोरल सैम, फ्लोरल सैम मतलब द फ्लावर, तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू द फ्लावर। तो जब कन्वर्ट हो जाएंगे
तो बोलूंगा फ्लोरल सैम। तो फ्लोरल सैम कंटेन द डिटर्मिनेट सेल्स। ये डिटरमाइंड है, ये कमिटेड है कि मुझे तो फ्लावर ही बनना है अब। क्लियर? और ये बनाते हैं फ्लावर डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल जो इन्हें मिला है। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बारे में बात करी थी। ये आप देख सकते हैं लीफ प्राइमोर्डिया, शूट एपिकल मेरिस्टेम, बाकी तो लेयर्स वगैरह हैं इसकी, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, ठीक है, अदर एक्सेसरी टिश्यूज जो आपके ग्रो होते हैं आगे चल के। लेकिन हमारा यहाँ जो फोकस है, आवर फोकस ऑफ स्टडी इज द सैम ओनली, ठीक है। सो वी विल फोकस इन द सैम ओनली। ओके, देखिए सैम को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द टू हेडिंग। वन इज द लेयर, सेकंड इज द जोन। कहने का मतलब ये है, ये जो सैम है, दिस इज द सैम, you can study the same as the formation of layer 1, layer 2, layer 3, or you can also study it as a in form of zones. This is one zone, this is second zone, this is third zone. तो दोनों तरह से स्टडी किया जाता है सैम को, लेयर की फॉर्म में भी किया जाता है, जोन्स में भी किया जाता है। वी विल सी बोथ ऑफ देम, ठीक है। हाँ जी, एनिमल में भी होता है बिल्कुल, एनिमल प्लांट में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बेस है आपका, बायोलॉजी के रूल्स है, वो तो सब में कॉमन ही है, ठीक है। लेयर की बात करते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम कंटेन 3 लेयर्स। 3 लेयर्स, अभी फिगर दिखाऊंगा, L1, L2 और L3। जो L1 लेयर है आपकी, इट डिवाइड इन द एंटीक्लिनल प्लेन। अभी मैं आपको दिखाता हूं व्हाट इज एंटीक्लिनल, आई विल शो इन द डायग्राम। तो ये एंटीक्लिनल प्लेन में डिवाइड करती है और ये बनाती है एपिडर्मिस, इट क्रिएट द एपिडर्मिस। और जब ये डिवाइड करती है, प्लांट में थिकनेस आती है, प्लांट के अंदर थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो L1 लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ, दैट इज द थिकनेस। सेकंड है L2। L2 डिवाइड करती है इन बोथ एंटीक्लिनल एंड द पेरिक्लिनल, और ये बनाती है अदर टिश्यूज अदर देन द एपिडर्मिस, दे आर कॉल्ड एज द इंटरनल टिश्यूज। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ थिकनेस एज वेल एज लेंथ, ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और L3 जो है, ये भी बिल्कुल सेम है L2 की तरह, इट डिवाइड एंटीक्लिनल as well as periclinal, and it forms the internal tissue of the plant, and it is responsible for both the thickness as well as the length. तो इन तीनों में सिर्फ L1 है जो थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाकी दोनों दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिकनेस भी और लेंथ भी। यहां पर मैंने दिखाया गया है, ठीक है, यू कैन सी हियर। डिफरेंस आपका है एल इंटरनल टिश्यूज में, अंदर के जो इंटरनल टिश्यूज हैं वो फर्दर आपके डिफरेंशिएट करते हैं डिटेलिंग में, जब हम जाते हैं आपके ग्राउंड टिश्यूज हो गए, वस्कुलर बंडल हो गए, वहां पे वो थोड़ा डिफर करती है, ठीक है। तो उनको एक साथ ही इंटरनल टिश्यू बोला गया एपिडर्मिस के अलावा। तो इसके अंदर आपको दिखाने के लिए था कि जो एंटीक्लिनल है वो थिकनेस करवाएगी, और जो पेरिक्लिनल है वो आपकी लेंथ को इंक्रीज करवाएगी। ये देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले से जूम करता हूं मैं, ये एंटीक्लिनल प्लेन है, दिस इज द एंटीक्लिनल। तो एंटीक्लिनल में डिवाइड हो रहे हैं सेल इस तरह से, 1 सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। तो यू कैन सी ये आपका थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एंटीक्लिनल आपका ये थिकनेस करवाता है, और दूसरा है आपका पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल आपका कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, थर्ड, इस तरह से। तो ये आपका है लेंथ के लिए, और ये आपका है थिकनेस के लिए, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, एंटीक्लिनल प्लेन जो है आपका, जो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डिवाइड होता है। सरफेस का मतलब जो आपका सरफेस होता है प्लांट के लिए, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा ये एंटीक्लिनल, ठीक है। एंटी मतलब अ काइंड ऑफ परपेंडिकुलर, अपोजिट। तो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रही है, थिकनेस हो रही है, ठीक है। ये दो सेल आ गए बीच में और थिकनेस करवा रहे हैं। पेरिक्लिनल आपका पैरेलल करेगा, पेरी पैरेलल, ठीक है, और ये पैरेलल होगा आपके सरफेस से। तो इससे आपकी क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी। क्लियर हो गई?
किसी को दिक्कत है यहाँ? सॉरी। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जोन्स की। हमने लेयर्स के बारे में बात कर ली है, अब बात करते हैं जोन्स के बारे में। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू द जोन देयर आर 3 जोन। 3 तरह की जोन है। पहली है सेंट्रल जोन, दूसरी है पेरिफेरल जोन, तीसरी है द रिब जोन। अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। तो जो सेंट्रल जोन है ये कहां मिलते हैं? दे आर लोकेटेड एट द टिप ऑफ द सैम। जो सैम की टिप होती है वहां पे मिलते हैं। एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इजीली डिस्टिंग्विशेबल, कि माइक्रोस्कोप में देखो आसानी से दिख जाए, इस तरह से कुछ। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनका। पेरिफेरल, पेरिफेरल जोन होती है, ये आती है फ्रॉम द सेंट्रल जोन। ये सेंट्रल जोन से अराइज होती है और इससे आपके लेटरल ऑर्गन्स बनते हैं, यानी लेफ्ट और राइट में जो आपकी लीफ की प्राइमोर्डिया है वहां के ऑर्गन पेरिफेरल जोन बनाती है। तो पेरिफेरी का मतलब है पेरिफेरल, साइड में। अगली है आपकी रिब जोन। रिब जोन आपकी लोकेटेड होती है सेंट्रल जोन के नीचे। तो सेंट्रल जोन के नीचे मिलेगी आपको रिब जोन और इधर मिलेंगे आपको क्या? पेरिफेरल जोन। और ये बनाती है इंटरनल टिश्यूज, अंदर के जो टिश्यू होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें। ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। क्या चीज, किस चीज की बात कर रहे हैं? ओके, देखिए ये रही L1 जब एपिडर्मिस बनाती है, और L2 और L3 इंटरनल टिश्यूज को बनाती है। तो लेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लीफ प्राइमोर्डिया है, दोनों की दोनों। ये रहा आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम पे ये वाला जो पोर्शन है यह सेंट्रल जोन। ठीक है, इसके नीचे देयर इज अ रिब जोन, और इसके लेफ्ट और राइट में देयर इज अ पेरिफेरल जोन। एग्जाम में इससे भी सवाल आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा इस पर? पार्ट सी का सवाल बनेगा यहाँ पे, देखिए। वो यहाँ पे ABCD कर देगा कि इसको हटा दिया रिब जोन को, इसे A लिख दिया, इसे लिख दिया B, इसे लिख दिया C। पूछेगा कौन सी जोन का है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है ना, ये चीज भूल जाते हैं हम, ज्यादा पढ़ नहीं पाते या बहुत पढ़ते तो याद भी नहीं रहता। तो इसको बार बार देख लेना या इमेजिन कर लेना। पहले है आपकी सेंट्रल जोन, नीचे है रिब जोन, नीचे रिब आ गई, और साइड में आ गई पेरिफेरल। पेरिफेरल तो नाम से याद हो जाएगा, साइड में है। सेंटर और रिब जोन में आपको एडजस्टमेंट करनी है बस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में कैसे हेल्प करेगा? ये तो आपका सिंपल डिवीजन हो रहा है सेल्स का। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो निकल नहीं सकता ट्रांसपिरेशन से, क्योंकि ये इट इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन है ना। तो ट्रांसपिरेशन का जो इफेक्ट है वो दूसरे पैरामीटर पे है, कि आपका जो स्टोमेटा कहाँ पर लगा हुआ है, एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ये तो सिंपल सेल डिवीजन है, पेरिक्लिनल एंटीक्लिनल। ये देखिए, ये एक और फिगर है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, कुछ आप यूज करे हैं रिपोर्टर जीन या कुछ स्टेनिंग टेक्निक यूज करी है, और लोकेट करा है सैम को। तो ये वाला एरिया जो है ये सैम का है, ये वाला, ठीक है। तो बस दिखाने के लिए था आपको ये थोड़ा, ताकि इमेजिनेशन और अच्छी हो। ये किताब से ही लिया गया है, आपका टेज वाली जो बुक है। अब आते हैं द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द सैम। शूट एपिकल मेरिस्टेम जेनेटिक लेवल पे कौन बनाता है? तो अब हम बात करेंगे जीन्स की, ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। जीन्स की बात करते हैं। तो जो जीन कंट्रोल करते हैं सैम की डेवलपमेंट, वो कुछ इस प्रकार हैं। जीन पे आने से पहले आपको मैं डेवलपमेंट का एक पूरा सीक्वेंस दिखाता हूं। जब आपका सीड ग्रो करता है तो सबसे पहले तो वो एक्वायर करता है एक मिनिएचर स्टेज। ये देखिए, सबसे पहले जो सीडलिंग होगा वो पहले ऐसा नजर आएगा, पतंग के जैसा। इसके अंदर क्या क्या चीजें, ध्यान से देख लो। सबसे नीचे मिलेगी रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम। ऊपर मिलेगी शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रेड वाली, सैम। और शूट एपिकल मेरिस्टेम से जस्ट नीचे होगी हाइपोकोटाइल, ये भी आपकी स्टेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम बनेगी। और ये रूट तो है ही। इसके अलावा दो हैं कॉटिलेडॉन, ग्रीन कलर में। आगे चल के, ठीक है, ग्रोथ होगी आपकी, अलग अलग स्टेजेस आती हैं ग्रोथ के टाइम। सबसे पहले आती है ऑक्टेंट स्टेज, फिर आती है ग्लोब्यूलर स्टेज, फिर आती है हार्ट स्टेज, फिर आती है टॉर्पीडो स्टेज। और टॉर्पीडो स्टेज आने के बाद ये इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है, इस तरह से ये कॉइल हो जाता है, ठीक है, फाइनली।
तो ये अलग अलग स्टेजेस आती है, इनके बारे में थोड़ा सीक्वेंस याद रखना, और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना सीडलिंग को, ठीक है। दोबारा बताना है तो आप बता सकते हैं, दोबारा बता दूंगा मैं, लेकिन इसको ध्यान रखना, इसके पार्ट पे हम बात करेंगे दोबारा। चलिए अब हम जीन्स की बात करते हैं, कौन सा जीन क्या बनाता है। इससे पहले जूम करते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले आपका दो जीन है, एक को कहा जाता है वुशेल, शॉर्ट में लिखते हैं WUS, दूसरे को कहा जाता है शूट मेरिस्टेम लेस, शॉर्ट में लिखते हैं STM। पहले इन दोनों की स्टडी करते हैं। ये दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल हैं सैम के लिए, ये सैम को मेंटेन करते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इन दोनों जीन में म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन का मतलब है डिलीट हो जाए, तो इससे क्या होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम या तो नहीं बनेगी या रिड्यूस हो जाएगी। कहने का मतलब है नहीं बनेगी। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम नहीं बनेगी अगर इन जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, आगे चलो। सो जब ये प्रेजेंट होते हैं इन द वाइल्ड टाइप कंडीशन, तो क्या करते हैं ये वाइल्ड टाइप कंडीशन में ये मेरिस्टेम के सेल्स को मेरिस्टेम के सेल बनाए रखते हैं। अब मेरिस्टेम के सेल बनाए रखने का क्या मतलब है, मतलब है दे आर अ काइंड ऑफ स्टेम सेल्स, दे आर अ काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेट सेल्स। तो इनकी इनडिटर्मिनेंसी, स्टेम सेल आइडेंटिटी, अनडिफरेंशिएटेड आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे। तो इनका काम है सैम को मेंटेन रखना। समझ में आ रही बात आपको? अगला आगे चलते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा और डिटेल देखते हैं, दोनों करते क्या क्या है, क्योंकि ये दो हैं, एक है वुशेल, दूसरा है STM, शूट मेरिस्टेम लेस। सबसे पहले बात करते हैं वुशेल की। वुशेल मेंटेन करता है आइडेंटिटी ऑफ द मेरिस्टेम सेल, चलो ठीक है, सही बात है। और ये एक्सप्रेस करता है ओनली इन द स्मॉल नंबर इन द L3 लेयर। L3 लेयर में ही एक्सप्रेस करेगा, और बहुत ही कम नंबर में, कम सेल्स में एक्सप्रेस करेगा। और क्या करता है, मेंटेन रखता है, आइडेंटिटी बनाए रखता है आपके स्टेम सेल्स की, कि वो स्टेम सेल बने रहे। दूसरा है STM, ये सप्रेशन करता है। सप्रेशन का मतलब है रोकना। क्या रोकता है, द डिफरेंशिएशन, स्टेम सेल को डिफरेंशिएट होने से रोकेगा। तो ये डिफरेंशिएट होने से रोकेगा, मतलब उन्हें बनाए रखेगा स्टेम सेल, और वुशेल वैसे मेंटेन रखेगा। तो जब ये दोनों साथ रहेंगे तो ज्यादा बेटर वे में काम करेंगे। और ये एक्सप्रेस करता है सैम में, थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द वुशेल। और देखते हैं डिफरेंस। जो आपका वुशेल है, यहाँ पे था वुशेल और यहाँ था आपका STM। वुशेल जो है ये काम करता है शॉर्ट डिस्टेंस पर, क्योंकि ये कुछ कुछ ही सेल्स में प्रेजेंट है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है। ये एनकोड करता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और वो होता है होम्योडोमेन क्लास का, DNA बाइंडिंग डोमेन। अलग अलग तरह के हैं, जिंक फिंगर मोटिफ, ल्यूसीन जिपर, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, ठीक है, होम्योडोमेन। तो होम्योडोमेन काइंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये बनाता है, और ये मेंटेन रखता है, द वर्ड इज इनडिटर्मिनेंसी। इनडिटर्मिनेंसी मेंटेन रखेगा, इनडिटर्मिनेट रहेंगे वो। एंड अगर वुशेल के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो क्या होगा, इफ देयर इज ए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द वुशेल, तो सैम रहेगी या हटेगी? क्या लगता है आपको, सैम सैम के साथ क्या होगा? हट जाएगी, ओके, वेरी गुड, ठीक है, आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना, याद रहनी चाहिए बात ये। आगे अगला है आपका STM। STM के बारे में बात करते हैं। STM एनकोड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और इसका काम करने का तरीका वुशेल से अलग है, वुशेल से थोड़ा अलग काम करता है ये। और इसमें अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, स्टेम में STM म्यूटेशन हो जाए, तो यहां भी सैम नहीं बनेगी। तो सैम दोनों ही कंडीशन में नहीं बनेगी, वुशेल चला गया तब भी नहीं बनेगी, ये चला गया तब भी नहीं बनेगी, ठीक है। और STM आपका लीफ प्राइमोर्डिया में एक्सप्रेस नहीं करता, ठीक है, लीफ प्राइमोर्डिया में इसका एक्सप्रेशन नहीं आता, वहां पे दूसरे जीन एक्सप्रेस करते हैं। ये देखिए यहां पे आप देख रहे हैं
सर्कल विद इन अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज द वेन डायग्राम। तो यहाँ पे वेन डायग्राम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो एग्जाम में वेन डायग्राम आ सकता है। वो क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा वेन डायग्राम के सहारे बताइए एक्सप्रेशन किसका कहाँ आता है। तो वेन डायग्राम में इंटरनल सर्कल में आएगा वुशेल का, आउटर आउटर सर्कल में आएगा एसटीएम का। ठीक है, तो यू कैन सी हियर ये आपकी शू टाइपिकल मेरिस्टेम है। तो यहाँ बीच में ज्यादा आपका एक्सप्रेशन मिलेगा वुशेल का, और इसके इर्द गिर्द मिलेगा आपका एसटीएम का। तो ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। अब आते हैं अगले जीन पे। हमने वुशेल और एसटीएम के बारे में पढ़ा, सॉरी। अब पढ़ते हैं अगला जीन जिसका नाम है नॉक्स। नॉक्स का मतलब है द नॉटेड वन लाइक होम्योबॉक्स। ठीक है, फुल फॉर्म है नॉटेड वन लाइक होम्योबॉक्स। ये जो जीन है नॉक्स जीन, ये एक जीन की पूरी क्लास है। ठीक है, इट इज ए क्लास ऑफ जीन। इसमें अलग अलग तरह के जीन्स आते हैं, और ये जो नॉक्स जीन है इनका काम होता है द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ द सेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम को मेंटेन रखते हैं ये। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम को मेंटेन कौन कौन रखता है, वुशेल, एसटीएम और नॉक्स, तीनों रखते हैं। और ये जो नॉक्स नाम के जीन है, जैसे मैंने बताया पूरी क्लास है ये, इसमें दो तीन तरह के जीन आते हैं। वन इज द नेट वन, सेकेंड इज द नेट टू, नेट का मतलब है नॉटेड, और तीसरा है शूट मेरिस्टेमलेस। तो शूट मेरिस्टेमलेस भी इसके अंदर ही, इसके क्लास में आता है। और इनका भी काम होता है इनडिटर्मिनेंसी मेंटेन रखना सेम की। शूट में एपिकल मेरिस्टेम की इनडिटर्मिनेंसी मेंटेन रखते हैं। हाँ, L3 में एक्सप्रेस करेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या रखेगा, इनडिटर्मिनेंसी मेंटेन रखेगा। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं आपको। एक एक्सपेरिमेंट किया गया टोबैको प्लांट पे। तो टोबैको प्लांट लिया, उसके अंदर ओवर एक्सप्रेशन करवाया एक नेट वन जीन का, KN1 जीन का ओवर एक्सप्रेशन करवाया। और ये KN1 जीन लिया किसी दूसरे प्लांट से जो था मेस का। तो मेस का KN1 जीन ओवर एक्सप्रेशन करवा दिया किसमें, टोबैको में। हमें एक बात पता है कि नॉटेड जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका जो आउटकम ये आया कि जो लीफ थी, लीफ के अंदर कई तरह के शूट एपिकल मेरिस्टेम क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन होने से क्या हुआ, देयर इज ए एडवेंटिशियस सैम फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा सैम बन गए आपके ओवर द लीव्स। तो ये कैसे हुआ आपका, जब आपने KNN1 यानी नॉटेड वन जीन का ओवर एक्सप्रेशन किया इन द ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको प्लांट। ये सारे एग्जाम के सवाल बन सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ये बात समझ में आई सबको? क्या कोई ऐसा है जिसको अभी दिक्कत आ रही है यहाँ और बताना नहीं चाहता? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, चलो ये हमने बताया आपको। ठीक है, अब आते हैं अगले जीन पे। अगला जीन है क्लावाटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लावाटा। तो इसे शॉर्ट में लिखते हैं CLV, द क्लावाटा। क्लावाटा जीन जो थे, ठीक है, इनके बारे में पता लगा बहुत बाद में। सबसे पहले ये आइडेंटिफाइड किए गए एज अ म्यूटेशन। सबसे पहले इनके बारे में पता लगा कि अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए, तो इनमें म्यूटेशन आने से क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है इन द साइज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर ये काम करना बंद कर दे तो शूट एपिकल मेरिस्टेम का साइज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है साइज में। ठीक है, और फ्लोरल मेरिस्टेम में भी साइज का इंक्रीज कर जाता है अगर इनमें म्यूटेशन आए तो। क्लावाटा जो जीन है वो बेसिकली तीन तरह के हैं। देयर आर 3 क्लावाटा जीन। वन कॉल्ड एज द क्लावाटा 1, दूसरे को कहते हैं क्लावाटा 2, तीसरे को कहते हैं क्लावाटा 3। तो तीन तरह के क्लावाटा है ये। हम एक एक करके देखते हैं तीनों को। सबसे पहले बात करेंगे क्लावाटा 1 की। ठीक है, क्लावाटा 1। क्लावाटा 1 जीन जो है ये एक्सप्रेस करता है एक प्रोटीन को, और जो है एक तरह का सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। तो सीरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर को ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। और ये पार्टिसिपेट करता है इन रेगुलेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल हैं
उनके साइज को मेंटेन रखता है, ठीक है। जो अनकमिटेड सेल है उनके साइज को कन्फाइंड रखेगा, क्योंकि वो कहीं ज्यादा ना बन जाए, जरूरत से ज्यादा ना बन जाए, ठीक है, रोकेगा उन्हें ज्यादा बनने से। आपका जो क्लावाटा 1 है ये अकेले काम नहीं करता, ये काम करता है along with the another protein called as the CLAVATA2। तो एक्चुअली में CLAVATA 1 और CLAVATA 2 दोनों बाइंड करते हैं और एक कॉमन रिसेप्टर बनाते हैं, जिसे बोलेंगे हेटेरोडाइमेरिक रिसेप्टर। तो CLAVATA 1 CLAVATA 2 दोनों एक रिसेप्टर बनाएंगे, जिसे बोलते हैं हेटेरोडाइमेरिक रिसेप्टर। और अगर ये रिसेप्टर है तो इसका लाइगेंड भी होगा। इसका लाइगेंड है आपका CLAVATA 3। तो CLAVATA 3 लाइगेंड होता है CLAVATA 1 CLAVATA 2 का, और दोनों के दोनों हेटेरोडाइमेरिक रिसेप्टर हैं। समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं कैसे काम होता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने फिगर बनाया आपके लिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों रिसेप्टर हैं। ये रहा CLAVATA 1 CLV1 और ये रहा CLAVATA 2। दोनों के दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंडेड होंगे, और इन पे जो लाइगेंड बाइंड करेगा वो बाइंड करेगा CLAVATA 3। तो जब आपका CLAVATA 3 नाम का लाइगेंड बाइंड करता है टू द CLAVATA 1 CLAVATA 2 रिसेप्टर पे, तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इनहिबिट करता है, रोकता है किसको? वुशेल को। और वुशेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए। तो अगर मैं क्लावाटा को म्यूटेट कर दूं तो वुशेल को म्यूटेट करने वाला कोई नहीं होगा। एज अ रिजल्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम का साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो क्लावाटा नाम के जीन है, इनका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ था शुरुआती दिनों में, वो यही हुआ था कि अगर इनमें म्यूटेशन कर दी। ये क्या हुआ भाई? पॉज हुआ है क्या? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके। पॉज हो जाता है कभी कभी इंटरनेट की वजह से, ठीक है। देखो, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये बात तो समझ में आई गई होगी सभी को वैसे। अब आते हैं CLAVATA 2 पे। CLAVATA 1 के बारे में बात कर दी, CLAVATA 2 के बारे में बात करते हैं। जो CLAVATA 2 है वो एनकोड करता है एक प्रोटीन को विद अ रिसेप्टर डोमेन सिमिलर टू द CLAVATA 1, और इसके पास काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, इट लैक द काइनेज एक्टिविटी। तो काइनेज एक्टिविटी CLAVATA 1 CLAVATA 2 दोनों पे नहीं है, सिर्फ एक पर है, वो है CLAVATA 1। CLAVATA 2 पे काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, ये याद रखना है आपको। अब देखो कैसे काम होता है यहाँ पे। देखिए आपको दिखाते हैं, शुरू करते हैं। होता क्या है, लेट अस सपोज वुशेल का एक्सप्रेशन हो रहा है। तो वुशेल का जब एक्सप्रेशन होता है तो वुशेल एक्सप्रेस करवाता है एक दूसरे जीन को जिसका नाम है CLAVATA 3। CLAVATA 3 आपका बाहर जाता है मेम्ब्रेन पे और जाके बाइंड करता है विद द रिसेप्टर, और इनका रिसेप्टर कौन है? CLAVATA 1 CLAVATA 2, जिसमें से CLAVATA 1 के पास है काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे ही एक्टिवेट होता है यहाँ पे, एक्टिवेट होने के बाद देयर इज ए ऑटो फॉस्फोरिलेशन। तो आपका जो CLAVATA 1 है, among the CLAVATA 1 and the CLAVATA 2, the CLAVATA 1 undergoes the autophosphorylation। इसकी होती है ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ऑटोफॉस्फोरिलेशन होने से फॉस्फेट बाइंड करते हैं, और फॉस्फेट बाइंड होने से देयर इज ए क्रिएशन ऑफ द डॉकिंग साइट्स। डॉकिंग साइट क्रिएट हो जाती है। डॉकिंग साइट का मतलब है इट इज ए काइंड ऑफ सीट फॉर अदर प्रोटीन टू बाइंड। तो दूसरे प्रोटीन बाइंड करते हैं, वो है आपके दो तरह के। वन इज कॉल्ड एज द कार्प प्रोटीन, सेकंड इज द रॉप प्रोटीन। तो ये कार्प और रॉप कौन है? कार्प का मतलब है काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन फॉस्फेटेज। सो इट इज अ फॉस्फेटेज, सो इट इज a negative regulator, it remove the phosphate and make the inhibition। लेकिन जो रॉप है, रॉप इज ए काइंड ऑफ अ काइनेज, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ जीटीपीएज, ठीक है, एक्चुअली में जीटीपीएज है,
जो आपने पढ़ा होगा रास एमएपी के पाथवे में, माइटोजन काइनेज 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 काइनेज, इस तरह से। तो ये रॉप आपका प्रोटीन है, जीटीपीएज है, जो एक्टिवेट करता है डाउन स्ट्रीम काइनेजेस को। और ये काइनेज जब एक्टिवेट होते हैं, मैप काइनेज, ये इनहिबिट करते हैं वुशेल को। तो वुशेल अपने आप को इनहिबिट करवाता है। वुशेल बनेगा तो क्लावाटा 3 बनेगा, क्लावाटा 3 बनेगा तो बाइंड करेगा क्लावाटा 1 क्लावाटा 2 पे, और ये फर्दर इस प्रोसेस को करते हुए वुशेल को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से चेक और बैलेंस है, ताकि मेंटेन रहे एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी मेंटेन इन दिस वे। सो द कंक्लूजन इज, ठीक है, वुशेल इनहिबिशन से इलोंगेशन कैसे होगा? वुशेल इनहिबिशन से इलोंगेशन, ये मैंने कब कहा? वुशेल आपका सैम बनाता है, ठीक है, तो अगर आप वुशेल को इनहिबिट करेंगे तो सैम की फॉर्मेशन नहीं होगी। इलोंगेशन कहां पे है? आप एनलार्ज होने की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, वुशेल इनहिबिशन से आपका एनलार्जमेंट कैसे होगी, सैम कैसे बनेगा, ये कहने का मतलब है आपका, ठीक है। इन दोनों में बैलेंस है, इन दोनों के अंदर बैलेंस बन रहा है कि एक थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस नहीं करना। अगर वुशेल का एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा होगा तो क्लावाटा 3 इसको रोकेगा। अदरवाइज अगर ये दोनों बैलेंस में चलेंगे तो ना तो ओवर ग्रोथ होगी और ना तो अंडर ग्रोथ होगी, इन दोनों में बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस फिगर के अंदर क्लावाटा 1 क्लावाटा 3 है, ठीक है। वुश सपोज करो, लेट अस सपोज वुशेल का एक्सप्रेशन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो जैसे ये ज्यादा बनेगा ऑटोमेटिकली क्लावाटा 3 को ज्यादा बनाएगा। क्लावाटा 3 ज्यादा बनेगा तो ज्यादा इनहिबिट करेगा। तो ये एक तरह का फीडबैक दे रहा है, द नेगेटिव फीडबैक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो दोनों में बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो इससे आपका रहता है कि आपका सैम बना रहे और ना ज्यादा बने ना कम बने। क्लियर? लेकिन अगर आपका म्यूटेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा प्लांट ले आऊं जिसके अंदर क्लावाटा 1 और क्लावाटा 3 की म्यूटेशन कर दूं, द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो इस कंडीशन में वुशेल आपका एक्सप्रेस करेगा और सैम को एनलार्ज कर देगा, सैम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, अगर इन दोनों में म्यूटेशन हो जाती है तो। ठीक है ना? अब यहां देखिए अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इन सीतु हाइब्रिडाइजेशन का, इन सीतु हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इन सीतु हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया इन लोगों ने? यहाँ पे दो चीज देख सकते हैं, एक है वाइल्ड टाइप और एक है क्लावाटा म्यूटेंट। ये आपका क्लावाटा का म्यूटेंट है, क्लावाटा 3 का म्यूटेशन है यहाँ पे। तो यू कैन सी हियर वाइल्ड टाइप कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फाइंड है ये मिडल में, ठीक है। ये आपके सेल्स हैं, ये आपके मेरिस्टेम के सेल्स हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम के। क्लियर? तो यहाँ पे ये आपके बीच में कन्फाइंड है। लेकिन जब आपने क्लावाटा 3 की म्यूटेशन करी तो देख सकते हैं आप ये चारों तरफ फैल गए, दिख रहा है? पूरे में एक्सप्रेशन आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ये? क्योंकि क्लावाटा नहीं है और सैम एनलार्ज कर गई। क्लियर हो रही बात? मुकेश साहब क्या पूछ रहे हो आप? वुशेल इज रेगुलेटर, क्या नेचुरल रेगुलेटर है? आपका सवाल मैं समझा नहीं। नेचुरल रेगुलेटर से मतलब क्या है आपका? नेचुरल रेगुलेटर का मतलब कई मतलब हो सकते हैं इसके। जीन का मतलब है या क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। और बाकी लोग ये सवाल करके देखो जरा। एग्जैक्टली ये नेचुरली है, ठीक है, ये नेचुरल है। इसे आप रेगुलेटर तो नहीं कह सकते। देखिए, इसे एकदम लिटरली रेगुलेटर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। रेगुलेटर वो होते हैं जो किसी चीज के एक्सप्रेशन को या ज्यादा करते हैं या कम करते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर आप क्लावाटा को कह सकते हो, क्योंकि क्लावाटा के कम या ज्यादा होने पे वुशेल जीन का एक्सप्रेशन आता है। बट लिटरली या वुशेल को रेगुलेटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वुशेल जो है आपका मेनली एक किसी इंपॉर्टेंट रोल को करवा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर आरएनए पॉलीमरेज बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज का स्पेसिफिक काम है आरएनए बनाना। मैं आरएनए पॉलीमरेज को रेगुलेटर नहीं कह सकता, है ना? वो आपका मेन काम, कोई इंपॉर्टेंट काम प्ले कर रहा है। इसी तरह से वुशेल है आपका, ठीक है। शरीका खान जी, सर एक और क्या, एक और समझा नहीं मैं।
और बाकी लोग ये सवाल करें कृपया। एक और सिग्नलिंग मतलब दोबारा बताऊं? ओके ओके फाइन फाइन। तो इस वाले क्वेश्चन को अभी आप करोगे नहीं, मतलब पहले वो समझाऊं फिर बताओगे आप ये, राइट? ठीक है, चलिए फ्रेंड, एक स्टूडेंट के लिए हम करते हैं इस काम को, ठीक है? फिर सब एक साथ ही करना। देखो, इसे मैं मिटाता हूँ, सिग्नलिंग आप दोबारा देख लो, कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आ जाइए, देखिए, आपको ये पता है वुशेल क्या करवाता है सैम को, शूट एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ करवाता है। सपोज करो वुशेल की ग्रोथ हो रही है और वुशेल एक्सप्रेस कर रहा है जरूरत से ज्यादा, 10 मॉलिक्यूल बनाने थे, बना रहा है 100 मॉलिक्यूल। इस कंडीशन में क्लावाटा 3 बनेगा, क्योंकि वुशेल क्लावाटा 3 को रेगुलेट करता है, ठीक है? इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है ये। देन क्लावाटा 3 आपका क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को और जाके बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर पर। अपने रिसेप्टर मतलब क्लावाटा 1 क्लावाटा 2 हेटेरोडाइमर। इस हेटेरोडाइमर में क्लावाटा 1 के पास है काइनेज एक्टिविटी, क्लावाटा 2 डज नॉट हैव अ काइनेज एक्टिविटी। आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द क्लावाटा 3 लाइगेंड, जैसे ये बाइंड करेगा, देयर विल बी द ऑटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये हो गई ऑटोफॉस्फोरिलेशन। ऑटोफॉस्फोरिलेशन होने से डॉकिंग साइट क्रिएट होंगी और इन पे बाइंड करेंगे प्रोटीन्स, जिनमें दो प्रोटीन बताए गए हैं। वन इज द काप, सेकंड इज द रॉप। काप जो है इट इज ए नेगेटिव रेगुलेटर, मतलब ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट द फॉस्फेट्स, फॉस्फेट को हटाता है। और रॉप एक तरह का जीटीपीएस है, ये जब बाइंड करता है तो ये फर्दर डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, जिसमें एक है मैप काइनेज। मैप काइनेज, और मैप काइनेज इनहिबिट करवाता है वुशेल को। तो ये पूरी सिग्नलिंग है। तो कहने का मतलब यह है वुशेल अपने आप को इनहिबिट करवा रहा है अपने एक्सप्रेशन के बेसिस पर। नाउ क्लियर? ठीक है ना? आता हूं फिर सवाल पे। और बाकी लोग कृपया किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बताइए मुझे, ठीक है? मन में ना रखिए अगर नहीं समझ में आया कोई बात तो, ठीक है? और ये सवाल देखिए जरा। अब आपको ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे जितने भी लिखे हैं। आ रहे हैं सभी को? चलिए फिर। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जो जो सुन रहा है मुझे? 90% बता रहे हैं आप लोग ऑप्शन सी को। ओके, सिंपल है बिल्कुल, जो हमने अभी पढ़ा है उसी के बेसिस पे है पूरा सवाल ये, ठीक है ना? ओके, पूर्वा सिंघल जी हैं, साइमा, अमिता, सुमिता, शरीका, चंद्र, मुस्कान, हीना, शाजिया, रंजीत। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम साइज इन द Arabidopsis। क्या कहता है ये पहला सवाल, पहला ऑप्शन? अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए क्लावाटा 1 का, इससे बिगर हो जाएगा सैम। सही बात है, ठीक है? रिसेप्टर काम नहीं करेगा। दूसरा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए क्लावाटा 3 का, बिगर हो जाएगा। सही है, लाइगैंड ही नहीं है तो काम करेगा, ठीक है? एक सेकेंड। थर्ड है, अगर वुशेल का लॉस हो जाए तो सैम छोटा हो जाएगा। सही बात है।
क्योंकि वो साइज बड़ा करता है। डी, अगर लॉस हो जाए क्लावाटा 1 बुशेल का तब भी सैम छोटा होगा, ठीक है, बुशेल गया, सैम छोटा। ई, लॉस हो जाए क्लावाटा 3 बुशेल का, सैम छोटा, ठीक है। एफ, लॉस ऑफ बोथ क्लावाटा 1 क्लावाटा 3 लीड्स टू अ बिगर सैम, ये भी ठीक है। ओवर एक्सप्रेशन अगर हो जाए क्लावाटा 3 का, सैम छोटा, सही बात है, ओवर एक्सप्रेशन होगा तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। एच, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए क्लावाटा 3 का, ठीक है, और लॉस हो जाए क्लावाटा 1 का, ये एच स्टेटमेंट समझ में आ रही सभी को, एच वाली, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए अगर क्लावाटा 3 का, क्लावाटा 3 अगर ज्यादा बन रहा है और क्लावाटा 1 नहीं है, तो सैम आपका बड़ा है, क्यों, ठीक है, इसलिए है क्योंकि क्लावाटा 1 नहीं है, क्लावाटा 1 के बगैर क्लावाटा 3 क्या कर लेगा, क्लियर है बात ये, तो सैम बड़ा है आपका। अब बताइए इस आधार पे, इस इंफॉर्मेशन के आधार पे कि क्या होना चाहिए पाथवे आपका। तो अगर किसी को पाथवे पता भी है ना, वो ऑप्शन भी नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट जंप मारेगा सही चीज क्या हो रही है। देखिए पहले वाले में तो कुछ नहीं होता ऐसा कि क्लावाटा 1 क्लावाटा 3 अलग अलग से काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लावाटा 1 क्लावाटा 3 अलग अलग काम नहीं करते, ये एक साथ काम करते हैं। दूसरा, यहाँ भी एक यही बात लिखी हुई है, अलग अलग कर रहे हैं, तो ये हट गया। चौथे में आइए, चौथे में दिखा रहा है क्लावाटा 1 इनिबिट करता है क्लावाटा 3 को, रिसेप्टर लाइगेंड को कब से इनिबिट करने लग गया, ये गलत। थर्ड, क्लावाटा 3 लाइगेंड है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, बुशेल को इनिबिट करता है, और बुशेल सैम को बनाता है, ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आपका, ठीक है, कि हमारी 3 थी और ये आपको समझा दिया मैंने। अब हम मिलते हैं कल, कल डीसी करेंगे, डीसी होगा, उसके बाद हम और आपके लिए और नए नए टॉपिक्स लाऊंगा मैं प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत बहुत धन्यवाद।